जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम इंडियन जियोग्राफी का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसमें हम भारत के तट, मैदान और घाट इनका विधिवत अध्ययन करेंगे। इसको सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव माध्यम से पढ़ेंगे, पूरा मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, विधिवत समझेंगे और फिर इसका सेकंड स्टेप में इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे ये टॉपिक हमारा विधिवत पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप साथ ही साथ इसके जो है नोट्स बनाते रहेंगे, जिससे आपको एक ही टॉपिक बार बार ना पढ़ना पड़े। आपके पास नोट्स हैं, एग्जाम टाइम हमने उसको रिवाइज कर लिया और हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। हमने जो लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा था उसमें हमने भारत के प्रमुख सी पोर्ट पढ़े थे। उसको हमने भी मैप के माध्यम से पूरा विद्युत पढ़े थे और फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व किए, तो उसमें भी कंटेंट बहुत अच्छा दिया गया है। अगर जो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा हुआ है, जाकर जरूर देख ले। और अगर जो हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और और अंत में वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं। हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। भारत की तट रेखा, ये हमारा भारत का मैप है। हमारा भारत जो है तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये अगर जो पूर्वी घाट की बात करें या पूरब साइड की बात करें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है। अगर जो इसके विपरीत पश्चिम साइड में देखा जाए तो अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर। मतलब हमारा भारत जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। और ये कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं इसको आप जरूर लिखते जरूर रहिए, जिससे आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ रिवीजन करना बाद में रह जाएगा। भारत की अगर जो मुख्य भूमि की लंबाई की बात करें, मतलब ये जो मुख्य भूमि की लंबाई दी हुई इसकी अगर जो बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर की है। मुख्य भूमि की लंबाई जो 61 किलोमीटर की है और द्वीपों सहित, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, दमन द्वीप हो गया, इनको अगर जो मिला लिया जाए तो 7516.5 किलोमीटर की लंबाई है। द्वीपों सहित लंबाई 7516.5 किलोमीटर की है और सिर्फ मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर की है। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन बने हमें जो है उसी का जवाब देना है, वरना हमारा जो एक नंबर अब तो माइनस में चले जाते हैं। नंबर जाने की तो बात छोड़ दो। जो भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं, तो समुद्र से तटीय राज्य, समुद्र से सीमा बने वाले कुल राज्य भारत के 9 राज्य हैं। इनको अभी हम विद्युत मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। ये तो इस ऐसे राज्य लिखे हैं, बिल्कुल सीमा सहित देखेंगे अभी हम। जिसमें सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात की है। देखते रहना कहाँ हम लिख रहे हैं। गुजरात की तटीय सीमा जो है 1600 किलोमीटर की है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की 1600 किलोमीटर की है। अगर जो हम देख लें विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा अगर किसकी है तो कनाडा राज्य की, कनाडा देश की है। किसकी है? कनाडा की है। कनाडा की है जो तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो भारत में अगर उसी प्रकार से देखा जाए तो जो है गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है काठियावाड़ तट है। सबसे लंबा तट 1600 किलोमीटर का है। सबसे कम तटीय रेखा देखी जाए तो गुजरात राज्य की, बहुत छोटा सा राज्य हमारा गुजरात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गुजरात, उसकी तटीय रेखा सबसे कम है, मात्र 101 किलोमीटर की तटीय रेखा की लंबाई है। और सबसे ज्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 1962 किलोमीटर की तट रेखा है। इसको हम विधिवत अपने माध्यम से अपने हिसाब से आप अपने नोट्स में लिखते रहिए। डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको अपने हिसाब से लिखते रहिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो अगर जो पूछिए आपसे भारत की मुख्य क्षेत्र की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर की है। द्वीपों सहित अगर जो पूछ ले तो 7516.5 किलोमीटर की है। और भारत के कितने राज्य तट रेखा बनाते हैं तो 9 राज्य बनाते हैं। उनको अभी हम देख रहे हैं विधिवत तरीके से। और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा कितनी है तो 1600 किलोमीटर की है। सबसे छोटी तटरेखा भारत के कौन से राज्य की है तो हम देखते हैं गोवा की, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो उसकी है 101 किलोमीटर की। और अगर जो पूछे सबसे ज्यादा तटरेखा वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर का है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो तटीय राज्य जो 9 हैं वो हैं कौन कौन से। तो हम सिर्फ भारत के दक्षिण भारत के मैप को लिए हैं। इसको हम देखते हैं कि भारत के दक्षिण राज्य के सिर्फ मैप को लिए हैं जो जहाँ जहाँ से तटीय रेखा है, उनको पूरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम गुजरात को देखते हैं कि गुजरात की जो तटरेखा, ये यहाँ से गुजरात की तटरेखा है। ये महाराष्ट्र यहाँ से हमारा एक बड़ा राज्य, और फिर बहुत छोटा सा राज्य हमारे गोवा, उसके बाद कर्नाटक, और फिर केरला, फिर तमिलनाडु। हम पहले देखते हैं पश्चिमी जो क्षेत्र में, पश्चिमी सीमा में जो तट है हमारे, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। और पूर्वी जो पूर्वी घाट है वहाँ के जो तटरेखा है तो तटीय राज्य हैं वो, तो वेस्ट बंगाल हमारा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 5 राज्य हमारे जो हैं वो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। 5 राज्य मतलब गुजरात, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 हमारा गोवा, नंबर 4 कर्नाटका, नंबर 5 केरला। और ये पश्चिमी तट के जो है, पश्चिमी तट के 5 राज्य हमारे हो गए। अब पूर्वी तट के हमारे जो 4 राज्य हैं उसमें से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हम जो लिख रहे हैं आप देखते रहे वहाँ पर, आंध्र प्रदेश मतलब, और फिर तमिलनाडु, मतलब ये 5 4 9 राज्य हमारे हो गए।
ये 9 राज्य जो हमारे हैं तट रेखा, ये 9 राज्य जो हमारे समुद्र से तटीय रेखा बनाते हैं। मतलब अगर जो हमसे क्वेश्चन बने तो भारत में कुल तटीय राज्य कितने हैं? तो 9 राज्य हैं। 5 पश्चिमी तट के राज्य हैं। कौन-कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है और केरला है। और 4 पूर्वी तट के राज्य हैं हमारे, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो ये 9 राज्य कुल मिलाकर हमारे जो हैं तटीय राज्य हो गए। अगर जो इसमें हम एक छोटी-सी स्टोरी देखते हैं गोवा की, तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था भाई। कब आज़ाद हुआ? 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन एक गोवा ऐसा राज्य था हमारे यहाँ जिस पर 1947 में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा सकता था, क्योंकि 1947 के बाद भी यहाँ पर पुर्तगालियों का राज्य था। पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा गोवा। 1947 के बाद अगर जो देखा जाए गोवा में पहली बार तिरंगा झंडा अगर जो आपसे पूछा जाए कब लहराया गया, तो 1961 में लहराया गया। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत लहराया। आप कहेंगे गुरुजी ऑपरेशन विजय तो 1999 में चला था, सियाचिन को विजय करने के लिए। हम भैया जानते हैं कि 26 दिसंबर 1999 को चला था, लेकिन यही ऑपरेशन विजय के नाम से 1961 में 17 से 1961 में इसको चलाया गया था। 1961 में चलाया गया और भारत के गोवा राज्य को पुर्तगालियों से विजय करवाया गया। किस प्रकार से करवाया गया? तो भारत की नेवी ने गोवा को जो है इस जो अरब सागर हमारा था उसमें से घेर लिया। गोवा राज्य की जो तटीय रेखा थी, वहाँ की तट रेखा को भारत की नेवी ने घेर लिया और इधर से महाराष्ट्र की तरफ से हमारे जो सैनिक थे, हमारी थल सेना ने इसको घेरा और तमिलनाडु की तरफ से हमारे कर्नाटका, तमिलनाडु की तरफ से हमारी एयर फोर्स ने इस पर आक्रमण कर दिया। पुर्तगाली सोचे हमें युद्ध नहीं करना है भाई, हमें भागना किधर है बताओ, हम भागेंगे किधर से? चारों तरफ से भारत की सेना ने इनको घेर लिया। तो 1961 में हमारा गोवा को आज़ाद करा गया भारत में। कुछ नीतियों में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत सही थे और कुछ नीतियाँ उनकी बहुत ही बेकार थी, क्योंकि एक नीति उनकी देखा जाए चाइना वाले मैटर में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते थे और यही हमारे देश के आज के नेता भी यही कर रहे हैं। तो ये गोवा इस प्रकार से हमारा आज़ाद हुआ। आप याद रखेंगे गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था। ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद आज़ाद हुआ था। इसको 1961 में गोवा का मुक्ति समझा जाता है। किसका उपनिवेश था गोवा? तो पुर्तगालियों का उपनिवेश था। हमने जो कोई स्टोरी बताई ध्यान रखना। अब हम अपने मेन टॉपिक पर पहुँचते हैं जो हम मेन रूप से पढ़ना चाहते हैं आज। अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रमुख तट कौन-कौन से हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है और इस मैप को आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ये दक्षिण भारत का हमारा मैप है। हमने जो पहले आपको बताया था उसमें आप जो आपने आपको मैप दिखाया था वो मैप बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आप कहेंगे तो हम आपको मैप भरना भारत का पूरा विधिवत तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बताएँगे, जिससे आपको भारत का हर राज्य सेट हो जाएगा। आपको बार-बार हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यार कितनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं? एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, आज आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, 1 साल बाद एग्ज़ाम ये चीज़ याद रख पाएँगे? आपको बिल्कुल अपने दिमाग में मैप को ही सेट रखना है, चीज़ों को याद रखना है। अब हम गोवा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गोवा से जो हमारा यहाँ से गोवा से लेकर अगर जो देखा जाए, 1 सेकंड, सॉरी थोड़ा इश्यू हुआ, टेक्निकल इश्यू हुआ। हम गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात से हमारा यहाँ दमन तक एक तट आता है, काठियावाड़ तट, और इसी तट की लंबाई हमने आपको पिछले बताया कि सबसे लंबा यही तट है, 1600 किलोमीटर का तट है। हमने आपको विश्व का भी सबसे लंबा तट बता दिया है कि कौन से देश का विश्व में सबसे लंबा तट कौन सा। आप उस क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पता नहीं कब काम आ जाता है। तो गुजरात से दमन तक के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। इस मैप को आप विधिवत तरीके से बहुत अच्छे से समझ लीजिए हमारे साथ। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है और गुजरात से दमन तक स्थित है। दमन से लगाकर गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो गोवा के उससे हम याद रखें, रिलेट करके याद रखें कि गोवा के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। हमसे कोई पूछे गोवा में कौन सा तट है, तो हमें याद होना चाहिए कि कोंकण तट है। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। अब गोवा से कर्नाटक के तट को, मतलब गुजरात से दमन तक काठियावाड़ तट, दमन से गोवा तक कोंकण तट और गोवा से लेकर के कर्नाटक तक केंद्र तट कहलाता है। और कर्नाटक से हमारा स्टार्ट होता है, अगर जो यहाँ से कर्नाटक से तमिलनाडु तक हम देखते हैं, कर्नाटक से केरल तक, केरल तक मालाबार तट। हमसे अगर जो क्वेश्चन पूछता है केरल के तट को कौन सा तट कहते हैं, तो मालाबार तट है। कर्नाटक में तो कौन सा तट है, तो केंद्रा का तट है। गोवा में तो कोंकण तट है। अगर जो हमसे पूछे गुजरात में तो काठियावाड़ तट है। बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, मैप बिल्कुल आप याद रख लीजिए। और ये हमारे पश्चिमी घाट के तट हो गए, ये हमारे सब पश्चिमी घाट के तट हो गए। अब हम पूर्वी तट में जाते हैं, पूर्वी घाट की तरफ जाते हैं और पूर्वी तट तक जाते हैं। पूर्वी तट हमारा जो है तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जो हमारा तट है, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। हम जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा का रहता है कि लौटते मानसून से भारत के किस तट पर बारिश होती है, तो कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल तट कौन से राज्य में स्थित है, तो हमारे तमिलनाडु तट में कोरोमंडल तट स्थित है। तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
कौन से घाट पर स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। और डेल्टा क्षेत्र, हमारा जो पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र है, इसे डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण तट जो हैं, पूर्वी तट पर कोरोमंडल तट, डेल्टा तट। और अगर जो हमारा जो पश्चिमी घाट के तट हैं, उसमें काठियावाड़ तट गुजरात में, कोंकण तट गोवा में, केनरा तट कर्नाटक में, मालाबार तट केरल में। बिल्कुल ये जो पश्चिमी घाट के तट हैं हमारे, या पश्चिमी तट के जो तट हैं वो हैं, और पूर्वी तट के जो हमारे तट हैं, कोरोमंडल तट हो गया, डेल्टा क्षेत्र हो गया, ये हमारे पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक स्थित है। आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट स्थित है। हमारा जो ये पूर्वी तट है, हमारा जो पूर्वी तट है, इस पर जो पहाड़, हम कभी-कभी देखते हैं पूर्वी घाट आ जाता है, पश्चिमी घाट आ जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है, तो क्वेश्चन बनता है पूर्वी घाट पर है, पश्चिमी घाट पर है। तो जानते हैं पूर्वी घाट है क्या, पश्चिमी घाट है क्या? तो हमारे जो पूर्वी तट हैं, यहाँ से बना क्वेश्चन, हमारे जो पूर्वी तट हैं, इस पर जो पहाड़ियाँ स्थित हैं, पहाड़ जो स्थित हैं, उनको हम पूर्वी घाट कहते हैं। क्या? पूर्वी घाट क्या है? तो पूर्वी तट पर स्थित जो हमारे पहाड़ हैं, उनको हम पूर्वी घाट कहते हैं। इसी तरह पश्चिमी तट, जो हमारा पश्चिमी तट है, इस पर स्थित जो पहाड़ उसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। पूर्वी तट पर स्थित पहाड़ियों को पूर्वी घाट, और पश्चिमी तट पर स्थित पहाड़ियों को पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम है सह्याद्री पर्वत। तो उसी तरह पूर्वी घाट का एक अन्य नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। क्या नाम है? महेंद्रगिरी पर्वत। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल दिमाग में सेट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक है हमारा, कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आकर मिलते हैं, उसको हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो हमारी है, दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा हमारी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहाँ है नीलगिरी पहाड़ियाँ? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आकर मिलते हैं, उसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। पूर्वी घाट हमारा किसे पूर्वी घाट कहते हैं? तो पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत पहाड़ हैं, उनको पूर्वी घाट कहते हैं। उसी प्रकार पश्चिमी तट पर स्थित जो हमारे पर्वत पहाड़, उनको पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट का अन्य नाम हमारा सह्याद्री पर्वत है, तो पूर्वी घाट का हमारा नाम महेंद्रगिरी पर्वत है। इसको आप नोट्स के माध्यम से लिखते रहिए, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के उपनाम से जाना जाता है, और इसी पहाड़ियों में उटक मंडलम, क्या कहते हैं उसे हम? उटक मंडलम। नया नाम हो गया उटक मंडलम। पहले उसे हम ऊटी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? ऊटी कहा करते थे। उसका अब नया नाम कौन सा हो गया है? उटक मंडलम हो गया है। तो इसमें और कुछ नहीं लिखा गया, जो हमने आपको मैप के माध्यम से समझाया है वही इसमें लिखा गया है, कि पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट, और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत, और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये घाट पठारों के ढलान ही हैं। ये जो घाट हैं, ये सिर्फ पठारों के कुछ नहीं है, नया नहीं है ये घाट। ये जो पठार हैं, उनके ढलान के नाम को है घाट कहा गया है। और जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं, और उसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। और नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की उपनाम से पहाड़ियों की रानी के उपनाम से जानते हैं। और इसी घाटी में ऊटी या उटक मंडलम, एक जो हमारा पर्यटक स्थल है, वह स्थित है। इसी मैप से हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान किसे कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान किसे कहते हैं और पूर्वी तटीय मैदान किसे कहते हैं? तो हमारा जो पूर्वी तट है, उस पर पूर्वी तट और जो पूर्वी घाट, मतलब जो पहाड़ियाँ हैं, उनके मध्य के मैदान को क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और हमारा जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट जो हमारा है, और पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के मध्य की जो पहाड़ियों के मध्य में जो मैदान है, उसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। मतलब मैप में हमें जो ये येलो कलर से जो इंडिकेट किया गया है, येलो कलर से जो बनाया गया है, ये है। मतलब मैप में हम एक छोटी सी जो दिखती है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। भारत का मैप तो इतना छोटा है, भारत इतना बड़ा, मतलब इतना छोटा भारत है क्या? मैप में सिर्फ इंडिकेशन मात्र है, मैप क्या है? इंडिकेशन मात्र है। तो इसके बीच में जो बहुत सारा गैप है, इस गैप को ही, ये जो गैप हमारा है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। उसी प्रकार से ये गैप जो है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट और पूर्वी घाट, मतलब पहाड़ियों के मध्य की जो जगह है, उसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के मध्य की जो जगह है, उसको हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। और वही आंध्र प्रदेश से आगे जो पश्चिम बंगाल तक जो पूर्वी घाट और मध्य की जो जगह है, उसको हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और क्लियर कीजिए आप, कि जो ये नदियों में जब हम पढ़ेंगे नदियाँ भारत की, उसमें ही हम टॉपिक फिर से उठाएंगे। जब भारत की हम नदियाँ पढ़ेंगे, उसमें इस टॉपिक को हम फिर से उठाएंगे और पूरा विधिवत क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा टॉपिक बचा है, जो
पड़ गया है इसमें, तो थोड़ा सा इसको हम बता रहे हैं, आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके सामने। जो पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियाँ हैं हमारी, जो ये तट की जो मैदान की नदियाँ हैं, ये जो हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। हम पढ़ते हैं जो हमारा जो डेल्टा डेल्टा जो है तो कहाँ बनाते हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ हमें डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो पश्चिमी तटीय मैदान की जो हमें नदियाँ हैं वो ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल हमारा कहाँ, यहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा है। यानी कि जो यही जो पूर्वी तट की जो नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा हमारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, मतलब पूर्वी साइड में। तो मतलब जो इससे यही तो हम कह रहे हैं आपसे कि पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ हैं वो ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। ये चीज़ आपको लिख लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, चीज़ों को लिखते रहिए आप। और उड़ीसा के आसपास के जो तट हैं, जो महानदी के तट हैं, उसे उत्कल मैदान कहते हैं। जो महानदी के आसपास का तट है, ये छोटा सा एक याद रखना कि उसे उत्कल मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से भी ज़्यादा उपयुक्त है। और इसी पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या भी निवास करती है। एक चीज़ आप यहाँ से क्लियर कीजिए, जो हमारा पूर्वी तट का मैदान है ये विस्तृत भी पश्चिमी तट मैदान से ज़्यादा है, कृषि योग्य भी ज़्यादा है, और जहाँ पर विस्तृत होगा, कृषि योग्य होगा, आय के संसाधन ज़्यादा होंगे, वहाँ लोग भी ज़्यादा निवास करेंगे, मतलब ये क्षेत्र जो है यहाँ पर कृषि योग्य भी ज़्यादा है, चौड़ा भी ज़्यादा यही है, और यहाँ पर जनसंख्या भी निवास करती है। जनसंख्या क्या निवास करेगी, जहाँ रहने के संसाधन होंगे, खाने पीने की वस्तु होंगी, पानी मिल जाएगा, खाने पीने की वस्तुएं मिल जाए, और आय के संसाधन मिल जाए, और आदमी को क्या चाहिए वो चीज़ जहाँ मिल जाती है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। क्या पश्चिमी भारत के जो रेगिस्तान हमारा जो मरुस्थल है, वहाँ पर जनसंख्या, राजस्थान में जो मरुस्थल, वहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, लेकिन कितनी रहती है, कम रहती है। और जहाँ पर संसाधन अच्छे हैं, उपलब्ध चीज़ें हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। अब हम इसके जो हैं इसको नोट्स को आप बना लीजिए जरूर, इसको अपने नोट्स में ऐड करते रहिए। अब हम इसकी जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक हमारा समाप्त होता है, इसकी एमसीक्यू हम बनाएंगे जो कि प्रत्येक परीक्षा से अलग अलग एग्जाम से निकाले गए हैं। अच्छे एमसीक्यू आप देखिए, उनको बनाने का प्रयास कीजिए। आप ये एमसीक्यू देखिए कि प्रत्येक एक से एक एग्जाम में पूछेगा, आरओ, झारखंड पीसीएस, मतलब ये अच्छे से अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो भारत के कितने राज्य तट रेखा में लगे हुए हैं, अगर जो आपने वीडियो को देखा है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने बताया कि भारत के 9 राज्य मैप के माध्यम से विधिवत आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। और भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई मतलब कितनी है, तो मतलब 7500 अप्रॉक्सीमेटली दे रखी है, 7500 16.5 किलोमीटर है, तो अप्रॉक्सली दे रखी है, कितनी लगभग दे रखी है। तो भारत के किस राज्य में समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, 1600 किलोमीटर की तट रेखा की लंबाई किसकी है, गुजरात की है। और आप बताइए कि विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, आप कमेंट करके बताइए इसे हमें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। आप कभी स्टेशन पर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि उस स्टेशन पर लिखा होता है कि इस स्टेशन की लंबाई समुद्र तल से इतनी ऊंची पर है, इतनी ऊंचाई पर है। मतलब क्या लिखा है कि इस स्टेशन की लंबाई जो है, ऊंचाई जो है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है। तो वो समुद्र तल से ही क्यों मापा जाता है, आप जरा बताइए कि समुद्र तल से क्यों मापा जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि समुद्र तल से ही क्यों मापा जाता है। वैसे भारत में चेन्नई से ली जाती है, चेन्नई के समुद्र तल से ये जो ऊंचाई है मापी जाती है। सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होता है, तो लहरों के माध्यम से होता है। ज्वार भाटा दिन में सिर्फ 2 बार आता है, लहरें हर वक्त चलती रहती हैं, तो क्या होता है, लहरों से सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, बताइए आप। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट पर कैसे वर्षा होती है, तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। एक नहीं हजारों एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा भारत के किस तट पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर होती है, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, किसकी सबसे छोटी है, तो गोवा की है। सबसे लंबी किसकी है, तो गुजरात की। कितनी है, 1600 किलोमीटर की। सबसे छोटी कितनी है, 101 किलोमीटर की। कितनी है, 101 किलोमीटर की, 101 किलोमीटर की। सबसे लंबी गुजरात की 1600 किलोमीटर की। भारत में निम्नलिखित तटों में से कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमेरिन के मध्य स्थित है। तो कौन सा तट स्थित है हमारा, कोरोमंडल तट की बात करेंगे। उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट, कोंकण तट, बताओ कौन सा स्थित है, कृष्णा डेल्टा और केप कैमरन के मध्य में स्थित है। आप इसको है हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि यूपी पीसीएस में पूछा क्वेश्चन है और हमने आपको इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया है, समझाया है। और केप कोमेरिन के नाम से किसे जाना जाता है,
किसे जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? केप कोमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। कन्याकुमारी को जाना जाता है केप कोमोरिन के नाम से। तो ये हमारे आज के बहुत ही ज़बरदस्त 9-10 क्वेश्चन और जो कंटेंट जो भारत के प्रमुख तट क्षेत्र थे उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए और उसके बाद में उसकी एमसीक्यू हमने सॉल्व की। अगर जो ये हमारा आपका ये प्रयास अगर जो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके जाना और नोट्स ज़रूर बनाते रहना। अगर वो कंटेंट अच्छा है तो नोट्स बनाते रहना। हम इसी प्रकार भारतीय ज्योग्राफी उसके आपको पूरे जो हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद जो इंडियन हिस्ट्री है जबरदस्त टॉपिक तरीके से और रीजनिंग का एक सेट हम आपको पर डे दे रहे हैं। तो अगर जो हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।